नमस्कार। इस वीडियो में अक्टूबर 8 और 9 इनके करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि नुजत मैम 9 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक वैकेशन पे है और शी विल बी ज्वाइनिंग बैक ऑन 25 ऑफ दिस मंथ। सो तब तक ये सीरीज़ आपको मैं करा देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू प्रोक्योर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स विद विच इंस्टीट्यूशन। देखिए, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उसका ऑर्डर दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। 156 हेलीकॉप्टर्स नए खरीदे जाएंगे और इनको चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर इनको तैनात किया जाएगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और हेलीकॉप्टर्स जो इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के हैं उनका डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है। ये तो हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक चीज़ है प्रचंड और दूसरा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, राइट। नाम प्रचंड है और टाइप है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। With reference to India's armed forces, which of these is or are light combat helicopters? यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, ध्रुव, रुद्रा और प्रचंड, और आपको ये बताना है कि इनमें से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स कौन से हैं। देखिए, सरसरी तौर पे अगर आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में तो तीनों के बारे में बताया जा सकता है कि ठीक है हेलीकॉप्टर्स तो है ही है, बट इनमें से भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है आपसे। इसके आंसर पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो डेवलप किए हैं हेलीकॉप्टर्स उनका एक सीक्वेंस है, उनका एक इवोल्यूशन है। और उस इवोल्यूशन में पहला नंबर पे आता है एडवांस्ड हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, राइट। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जो होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसका सिविल एज वेल एज मिलिट्री यूज हो सकता है कुछ फंक्शंस में जिसमें कॉम्बैट नहीं है, जिसमें अटैक शामिल नहीं है, यानी इसमें वीपन्स नहीं है। ये बिना वीपन्स का, बिना हथियारों का एक हेलीकॉप्टर हुआ जिसको यूज किया जाता है सर्च एंड रेस्क्यू में, ट्रांसपोर्ट में, या थोड़ा बहुत इस तरह के लाइट ट्रांसफ़र के लिए। अब इसमें जो HAL ने डेवलप किया था उसका नाम था ध्रुव, ठीक है, उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव का जब डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद में ध्रुव का एक मॉडिफाइड वर्जन आया जिसके अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उसको नाम दिया ALH-WSI, यानी WSI का मतलब हो गया वीपन सिस्टम इंटीग्रेटेड, राइट। ये हो गया है ALH-WSI, वीपन सिस्टम इंटीग्रेटेड। यानी ALH का वीपनाइज्ड वर्जन जो हुआ उसका नाम रखा है ALH-WSI, और ये कॉम्बैट वाली जो कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी है उसके, और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वाली जो कैटेगरी है, इन दोनों के बीच की कैटेगरी है, और इसका नाम HAL ने दिया है रुद्रा, राइट, रुद्रा। सो ध्रुव जो है वो ALH है, रुद्रा जो है वो हो गया ALH-WSI। इसके बाद में जो तीसरा है सीक्वेंस के अंदर वो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो होता है उसमें ये होता है कि वो वीपनाइज्ड होता है। इट कैन बी यूज्ड इन द वॉर एज वेल, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल बैटल्स, और इसका जो नाम दिया है HAL ने उसका नाम है प्रचंड, ठीक है, प्रचंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव, रुद्रा और प्रचंड हैं तीनों हेलीकॉप्टर्स, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। और इन तीनों में से ध्रुव जो है वो बिना वीपन्स का है, रुद्रा वीपनाइज्ड ALH है, और प्रचंड जो है वो वीपनाइज्ड है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद और रखनी है कि प्रचंड जो है वो दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो 5000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर न सिर्फ उड़ान भर सकता है
5000 मीटर, सॉरी 5000 मीटर्स पर, 5000 मीटर से ऊपर ये न सिर्फ उड़ान भर सकता है बल्कि बैटल में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको वापस अपनी क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। विद रेफरेंस टू इंडियाज आर्म फोर्सेज विच ऑफ दीज इज और आर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे, और इसकी जो थीम है इस बार की वो है यूज हार्ट नो हार्ट। तो ये फैक्ट आपको याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर इकोनॉमी अनाउंस्ड टू हाइक इट्स डिफेंस स्पेंडिंग बाय 70% इन 2024? देखिए, डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो तो 3-4 देश हैं जिनका बढ़ा है, जिसमें रशिया और यूक्रेन तो आ ही गए। यूक्रेन की इकोनॉमी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रशिया है। रशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है कि वो लोग 2024 के अंदर अपनी डिफेंस में 70% इजाफा करने वाले हैं। ठीक है, अब जब डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात आ रही है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे। एज पर लेटेस्ट सिप्री रिपोर्ट, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड? देखिए, डिफेंस स्पेंडिंग पे यही क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा कंट्री है जो डिफेंस एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, या सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, या फिर इंडिया का क्या नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो लेटेस्ट सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा कंट्री है जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग है, और टोटल जो इसका आंसर तो होगा यूनाइटेड स्टेट्स, और टोटल जो वर्ल्ड में मिलिट्री स्पेंडिंग 2022 में था वो था करीब 1842 बिलियन डॉलर, USD 1842 बिलियन, राइट। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, और ये मिलिट्री स्पेंडिंग पे जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर इसका जो 39% पार्ट है, 39% पार्ट वो करता है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट आता है 13% पार्ट के साथ में चाइना। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंडिचर की बात चल रही है। इंडिया जो है उसका शेयर 3.5% है, 3.6% ये इंडिया का शेयर है। और इसके बाद में सऊदी अरेबिया है, इजराइल है, यूक्रेन भी है। अब जो 5 कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना एंड सऊदी अरब। ओके, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, टोटल 63% जो आपका एक्सपेंडिचर है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उसको कवर कर जाते हैं ये। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन इसके साथ में और है इससे रिलेटेड ही। एज ऑफ 2023 विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज़ हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP? देखिए, एक तो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बताया आपको वो टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था, उसके बेसिस पे कंपैरिजन था, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसी कंट्री की जो GDP है एज उसका पार्ट ऑफ दैट GDP कौन है जो सबसे हाईएस्ट अभी फ़िलहाल स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2022 से पहले और 2022 के बाद की सिचुएशन अलग अलग है। 2022 से पहले जो हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज पार्ट ऑफ GDP जो कंट्री था वो सऊदी अरेबिया था। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन वार हुआ, और यूक्रेन वार के अभी चल ही रहा है फिलहाल। यूक्रेन इज़ द कंट्री, यूक्रेन जो है उसका फ़िलहाल जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो उसकी GDP का 33.5% है। पहले ये 3% के आसपास था और अभी ये 33.5% है। आप देखिए कि युद्ध की वजह से 30% इसकी GDP जो है
वो युद्ध के रिसोर्सेज जुटाने में लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ आपको और भी याद रखना है इसके अंदर कि जो टोटल ग्लोबल का जो जीडीपी है, टोटल ग्लोबल जीडीपी जो है, टोटल ग्लोबल जीडीपी उसका एवरेज कितना जो है डिफेंस में जा रहा है। सारे कंट्रीज की जीडीपी को मिला दो और फिर ये देखो कि सब ने मिला के जो एक्सपेंडिचर किया वो कितना जा रहा है। तो ये करीब 1.98%, ये आपको फिगर दिमाग में रखना है। ठीक है, टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का 1.98% पार्ट जो है दैट इज स्पेंड ऑन डिफेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत सारे कंट्रीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया यूएसए जो है वो 39% कवर कर रहा है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ऑलमोस्ट नील है एक्सपेंडिचर, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है ही नहीं। तो उसके लिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू सिप्री विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव जीरो मिलिट्री स्पेंडिंग, राइट। ये जीरो मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया है, जीरो मिलिट्री स्पेंडिंग इनमें से किसका है। अब सिप्री, देखिए सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। डिफेंस की जो रिपोर्ट होती है सिप्री रिपोर्ट, वही सबसे ज़्यादा जिसको मान्यता है पूरे वर्ल्ड में वो वही है। और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव जीरो मिलिट्री स्पेंडिंग, और इसमें तीन ऑप्शंस दिए हैं आपको, कोस्टारिका, पनामा और आइसलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबोव, कोस्टारिका, पनामा और आइसलैंड। इन तीनों को आप याद रखिए, दीज आर द थ्री कंट्रीज विच डू नॉट हैव एनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर। कोस्टारिका जो है इसने 1948 में अपनी मिलिट्री ख़त्म कर दी थी, 1948 में अपनी मिलिट्री ख़त्म कर दी थी। वहाँ पे एक लोकल पुलिस फोर्स है, ठीक है, जिसको पब्लिक फोर्स ये लोग बोलते हैं, और वो एक तरह की पैरामिलिट्री फोर्स जो वहाँ का प्रोटेक्शन करती है। पनामा जो है वहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं है। आइसलैंड जो है यहाँ पे भी एक इनका आइसलैंडिक कोस्ट गार्ड करके कुछ है, एक छोटा सा फोर्स, वो इनका जो है प्रोटेक्शन करता है। आइसलैंड की खास बात ये कि ये नाटो का मेंबर है, राइट, इट इज़ मेंबर ऑफ नाटो। अब कोई पूछे कि आइसलैंड अपनी रक्षा कैसे करता है, क्योंकि नाटो का मेंबर है, नाटो के किसी एक मेंबर पे अटैक का मतलब है नाटो के ऊपर ही अटैक, यानी सारे मेंबर्स पे अटैक, इसलिए कोई आइसलैंड की तरफ आंख उठा के देखता नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आइसलैंड की जो आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी जो थी, वो 1869 तक थी, 1869 तक, 1869 से लेके अब तक वहाँ कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये भी हो गया कि आइसलैंड इज द ओनली नाटो कंट्री, आइसलैंड इज द ओनली नाटो कंट्री विच डज नॉट हैव ए स्टैंडिंग आर्मी। क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनमें से देश है जो नाटो का भी मेंबर है और जिसकी स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है। आंसर होगा आइसलैंड आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, और पूछ रहा है इसका होस्ट कौन था। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका होस्ट इटली था, इटली में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ईयर 2000 में जो है इसको इट केम इन टू फोर्स। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर, हमारे मिनिस्टर वहाँ गए थे इसमें रिप्रेजेंट करने इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री पूछ रहे, अब यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये इरेडा है, इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरेडा जो है 1987 में इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका काम है प्रमोशन, डेवलपमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी में भी ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके अंडर में ये आती है। ये इसके बारे में दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है इरेडा के बारे में। पहली बात तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन
दिस इज ऑल्सो ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC। इरेडा जो है एक NBFC है, ये ध्यान रखना आपको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। कौन से लॉ के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया था? वो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि ये जो है अभी हाल ही में इसको पहले शेड्यूल बी कैटेगरी में रखा गया था और अब इसको जो है अपग्रेड करके शेड्यूल ए जो कैटेगरी है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, उसको उसमें इसको अपग्रेड कर दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको इरेडा के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्को वैली विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये यूटी ऑफ लद्दाख जो है यहाँ पे है। स्को वैली टूरिस्ट प्लेस है, पहले बंद था ये पब्लिक के लिए, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको जो है टूरिस्ट के लिए खोल दिया है। एक तो ये इसको खोला है, साथ में एक दूसरा वहाँ पे माउंटेन पास और है जिसका नाम मार्समिक ला था, उसको और इसको, इन दोनों को जो है अभी पब्लिक के लिए खोल दिया है। यहाँ पे एक चीज़ आप और देखिए कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे लद्दाख के अंदर, जो स्ट्रैटेजिक एरियाज़ है जहाँ पे पब्लिक का एक्सेस नहीं है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो टूरिस्ट के लिए उसको ओपन कर सकते हैं। लद्दाख की जब हम लोग बात कर रहे हैं लद्दाख की, तो लद्दाख के कुछ अभी जो हाल ही के फैक्ट्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको लद्दाख के, ठीक है। पहला तो क्या है, न्योमा रीजन ऑफ लद्दाख। एक तो ये क्यों न्यूज़ में था, ये आपको ध्यान रखना है और ज़रूरी भी है। न्योमा रीजन जो है वो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो है वो एक एयरफील्ड बना रहा है। तो लद्दाख के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा, द हाईएस्ट एयरफील्ड ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग डेवलप्ड इन न्योमा रीजन, ठीक है, इसको आप याद रखिए। दूसरा एक ये इनिशिएटिव था इंडियन नेवी का, जुलाई लद्दाख, जुलाई मीन्स हेलो लद्दाख, राइट। और इसका पर्पज़ ये था कि जो लद्दाख की जो यूथ है या लद्दाख के जो बच्चे हैं उनको इंडियन नेवी अपनी जो अपने बारे में अवेयरनेस देने के लिए, और जो वहाँ की यूथ सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी है, उनको इंडियन नेवी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव था जिसका नाम था जुलाई लद्दाख। जुलाई का मतलब हेलो लद्दाख। तीसरा लद्दाख से रिलेटेड एक ये कर्नल गीता राणा जो है, इनको आपको याद रखना है। कर्नल गीता राणा जो है, शी इज़ द फर्स्ट वीमन ऑफिसर टू टेक कमांड ऑफ एन इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और लास्ट में आप जो है नित्यानंद राय कमेटी का भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। नित्यानंद राय कमेटी क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के जो टोटल 17 मेंबर्स थे, चेयरमैन जो है उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स इंडिया के नित्यानंद राय है। कमेटी का पर्पज़ ये है कि टू सजेस्ट द मेजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख की यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच ग्लोबल कंपनी हैज़ एंटर्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस मार्केट बाय एक्वायरिंग मिड ओशन एनर्जी। बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड ये सिंगल फैक्ट है। अरामको, एक्चुअली सऊदी अरामको है, सऊदी अरामको जो कंपनी है, इसलिए फर्स्ट टाइम किसी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो मार्केट है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वजह से इट वाज इन न्यूज़ एंड दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड। देखिए यहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है ना, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म है, LNG, ठीक है, LNG। 3 वर्ड हो गए, LNG, LPG और CNG। ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इन तीनों के डिफरेंस पे बड़ा डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। सो एक छोटी सी ये टेबल बनी हुई है जहाँ पे आप लोग एक बार समझ लीजिए। LNG का मतलब हो गया लिक्विफाइड नेचुरल गैस, CNG का मतलब हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG हो गई लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब आप ध्यान से देखिए, LNG और CNG इन दोनों में मेन जो कंपोनेंट है उनका मीथेन है, जबकि जो LPG सिलेंडर हमारे घरों में जो होता है उसके मेन कंपोनेंट्स प्रोपेन एंड ब्यूटेन होते हैं।
ठीक है। दूसरा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में ज़्यादा फर्क नहीं है। रूम टेम्परेचर पे दिस डज नॉट एग्जिस्ट। इसको एग्जिस्ट करने के लिए इट नीड्स क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक्स टू स्टोर लिक्विफाइड एट -162 डिग्री सेंटीग्रेड। -162 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गैस को ठंडा किया जाता है नॉर्मल प्रेशर पे भी, तो वो लिक्विफाइड हो जाती है। ये इसलिए ठंडा करके इसको स्टोर करते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ये जल्दी से जलती नहीं है, वेपर फॉर्म में आएगी तभी जलेगी ये। और जो सीएनजी है वो रूम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर सिलेंडर्स के अंदर स्टोर की जाती है। और इसके अलावा जो हमारी जो घरों में जो एलपीजी होती है, इसको भी प्रेशराइज्ड सिलेंडर्स के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है। अगर एनर्जी कंटेंट की बात करें तो एलएनजी की एनर्जी है पर वॉल्यूम जो है उसमें हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, इसकी लोअर होती है और इसकी मॉडरेट होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप एक बार थोड़ा सा और स्टडी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव जो था ये इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट है और बेसिकली इसका आइडिया ये है कि जो इंडिया की एंशिएंट इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री हेरिटेज है उसको रीडिस्कवर करना, उसके बारे में डिस्कस करना, नैरेटिव्स को समझना, उस टाइम में जो इंडियन जो स्टेट क्राफ्ट था, डिप्लोमेसी थी और जो उनका वार फाइटिंग स्किल्स थी, उन सबको एक्नॉलेज करना और उनके बारे में डिस्कस करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि प्रोजेक्ट उद्भव जो था, उद्भव जो है बेसिकली एंशिएंट इंडिया की स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री टैक्टिक्स और वार टैक्टिक्स जो थी उनके बारे में जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स हैं उनमें जो कुछ भी डिस्कस्ड है, जो कुछ भी लिखा गया है, उसको वापस से रीडिस्कवर करना और एक्नॉलेज करना द ग्रेटनेस ऑफ द कंट्री एज ए होल। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट उद्भव तो ठीक है आपने समझ लिया। एक प्रोजेक्ट अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में और था, प्रोजेक्ट नमन, वो आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट नमन जो है वो भी इंडियन आर्मी का ही है और प्रोजेक्ट नमन के अंदर क्या है कि इट हैज़ बीन लॉन्च्ड टू सपोर्ट टू द आर्मी वेटरन्स एंड द फैमिलीज ऑफ द मार्टिर्स। जो शहीद हो गए उनके परिवारों की जो ग्रीवेंसेस होती है, जो कंप्लेंट्स होती है, उसके रिड्रेसल के लिए, उनको इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और उनके जो बच्चे हैं उनकी कंप्लीट जो स्कूल एजुकेशन है उसको फंडिंग करने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव आर्मी का है, प्रोजेक्ट नमन ये भी आर्मी का है, इसका काम अलग है, इसमें अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद IGMS 2.0 पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल। तो ये 3 IIT और एक NIC है, इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा IIT कानपुर। IGMS क्या है, इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसका 2.0 जो वर्जन है उसको लॉन्च किया गया है, IIT कानपुर में डेवलप हुआ है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस को हैंडल करती है। और जो लेटेस्ट जो ये हुआ है इसकी खास बात ये है IGMS 2.0 की कि इट इज़ ऑल्सो लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है अपना AI का यूज़ और ये पोर्टल है जिसके अंदर इसमें AI का यूज़ भी होने वाला है। ठीक है, अब पोर्टल्स जो है उन पे आप लोगों के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन से बहुत आते हैं, तो 3-4 पोर्टल्स थे जो मैं आपको बता दूं एक बार। पहला है आपका ई-उन्नत। ई-उन्नत ई-उन्नत जो प्रोजेक्ट है, ई-उन्नत जो पोर्टल है वो इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी पोर्टल है जम्मू एंड कश्मीर का, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उनको पब्लिक को डिजिटल मोड में देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। आजकल ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि वो पोर्टल या एप्लीकेशन डेवलप कर लें और जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो पब्लिक को डायरेक्टली उससे डिलीवर हो जाए। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस वक्त कौन कौन से स्टेट है जो 100% जो है सर्विस डिलीवरी डिजिटल मोड में ही दे रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर तो हो ही गया, वो तो यूटी है। इसके अलावा 2 स्टेट हैं
उड़ीसा और केरला, ठीक है। दीज आर 2 स्टेट्स एंड दिस 1 यूटी दे आर गिविंग मोस्ट। कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों अभी न्यूज़ में थे तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक पोर्टल है उपज, UPAG, उपज, ओके। ये जो पोर्टल है इसका नाम है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैटिस्टिक्स का, जो कृषि से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं, कृषि से रिलेटेड जो डेटा है उसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये क्रॉप एस्टिमेट्स जो होते हैं वो जनरेट करता है, ठीक है। एक तीसरा जो न्यूज़ में था वो ई-वनलेख था, ई-वनलेख। ये क्या है? ई-वनलेख जो है ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का पोर्टल था। दिल्ली की जो वाइल्ड लाइफ है, जो सेंचुरीज हैं और वहाँ पे जो फॉरेस्ट और सेंचुरीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। एक और पोर्टल न्यूज़ में था वो था मानव संपदा पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उसने रिलीज़ किया था और इसके अंदर जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी डालने के लिए ये किया था। इसके अलावा उद्गम पोर्टल का आपको याद रखना है। उद्गम जो है वो आरबीआई का एक पोर्टल है, एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है। और उद्गम का काम क्या है कि बहुत सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं बैंकों में। उद्गम बहुत सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं बैंकों में। आरबीआई हेल्प करता है ताकि उसको ट्रेस किया जा सकते जिनका वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, और वो डिपॉजिट्स दे क्लेम इट, और अगर वो क्लेम नहीं करते हैं तो उसको एक चैनलाइज करके एक पर्टिकुलर फंड में उसको रखा जाए। तो ये कुछ पोर्टल्स थे जिनके बारे में आप थोड़ा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो एक्ट 2012? तो एज ऑफ कंसेंट जो है फॉर सेक्सुअल दिस थिंग इट वाज 18। अभी कुछ दिनों पहले ये प्रपोजल था कि इसको घटा करके 16 कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि नहीं 18 ही ठीक है, 16 करने से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसको आप 18 ही रखिए। सो इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट है, हु वाज अवार्डेड द 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है ये मिला है इनको, ये रुइजियान झांग है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के हैं, और इनको जो है शस्त्र रामानुजन प्राइज़ मिलेगा जिसमें $10,000 का एक अवार्ड होता है, और ये शस्त्र यूनिवर्सिटी जो है कुंभकोणम के अंदर वो इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये जो प्रोफेसर साहब हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए अब जाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। टुडेज़ क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, और ये 6 क्वेश्चन का जो सोर्स है वो जीके टुडे ही है। ये पिछले वीक के अंदर जो सर्चेज में आ रहे थे वो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पोर्ट वाज नोन एज बबूल मक्का? बाबुल मक्का यानी गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल इरा। मुगल पीरियड में कौन सा पोर्ट था जिसका नाम बाबुल मक्का था? अगला प्रश्न है, हु ऑर्गेनाइज्ड बकस्ट मूवमेंट इन बिहार एंड व्हेन? बकस्ट मूवमेंट जो था ये पीजेंट रिवॉल्यूशन था बिहार में। ये क्वेश्चन शायद बीपीएससी में आया होगा, अभी कुछ दिनों पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो शायद उसमें आया होगा ये क्वेश्चन, तो इसीलिए सर्चेज में आ रहा था। तो ये बकस्ट मूवमेंट जो था ये किसने शुरू किया था और कब हुआ था ये आपको बताना है। इसके अलावा लिस्बन डिक्लेरेशन जो है वो किसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है? एनवायरनमेंट रिलेटेड है, ये आपको बताना है किसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है लिस्बन डिक्लेरेशन। नेक्स्ट ये है कि 12 फीट की जो हाई स्टैचू है महात्मा गांधी की, अभी हाल ही में इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कौन से सिटी के अंदर? इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, विच किंग ग्रांटेड परमिशन टू बुद्धिस्ट किंग ऑफ सीलोन? सीलोन के जो बुद्धिस्ट किंग थे मेघवर्मन, उनको भारत के कौन से सम्राट ने परमिशन दी थी एक मोनेस्ट्री बनाने के लिए बोध गया के अंदर बिहार में?
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एनपीसीआई जो है उसने एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है हेल्प करना उन डेवलपर्स को जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस डेवलप करना चाह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है इसका नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके पास समय है तो आप एक बार ढूंढ के कमेंट में डाल दीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं फिनिश करता हूँ। कल फिर आऊँगा और 24 या 25 तारीख तक मैं ये कंटिन्यू करूँगा। 25 या 26 तारीख को मैम जब वापस आ जाएंगी तो वो शी विल रिज्यूम योर क्लासेस, राइट। थैंक यू।